Hello, my dear friends. How's it going? I hope everything is going very well, fantastic and fabulous. This is Rohit Kumar Suryavanshi. Welcome you all in our YouTube channel, Mary Dream Class. As you know, we are running a series of noun where we have uploaded few videos over noun. Here our topic is gender. Related gender, we have already uploaded one video where we looked a little bit about the gender, where we studied about what the gender is and its kind. Here we are going to bring some important rules related to gender that would help you out in your grammatical portion and your competitive exam. So without making delay, we are going to start our video. So let's get started. वेलकम बैक एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है कि जेंडर में हमने देखा था कि जेंडर जो होता है वो बताता है आपके मेल जेंडर को या फीमेल जेंडर को। जेंडर का जो क्लासिफिकेशन किया था हमने उसे 4 टाइप्स में किया था, जहां हमने देखा था सबसे पहले मैस्कुलाइन जेंडर। सो मैस्कुलाइन जेंडर जो कि मेल एनिमल या मेल स्पीसीज को डिनोट करता है। वहीं पे फेमिनाइन जेंडर की हम बात करें तो वह फीमेल स्पीसीज को इंडिकेट करता है। एक को हम कहते हैं पुल्लिंग और एक को कहते हैं स्त्रीलिंग। जैसे अगर एक तरफ गर्ल है तो एक तरफ बॉय है। इसके बाद हमने थर्ड देखा था कॉमन जेंडर। सो कॉमन जेंडर में हमने बात की थी कि एक ऐसा जेंडर जिसका कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं होता, जो कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों के लिए यूज किया जाता है। और लास्ट में देखा था न्यूट्रल, जिसका कोई भी जेंडर नहीं होता और इसका यूज हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे कुछ अनएक्सेप्शनल कुछ रूल्स देखेंगे, कुछ अनएक्सेप्शनल केसेस देखेंगे, जहां पर हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा हमारी सोच का, हमारी थिंकिंग का, क्योंकि हम कुछ ऐसे एक्सेप्शन रूल ला रहे हैं जो हो सकता है आपको चौंका दे। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है और वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि डैड कीप्स डैश ऑन कैलेंडर। इसका मतलब होता है डैड का खुद का एक कैलेंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डैड कीप्स डैश ऑन कैलेंडर। अब हम बात करेंगे डैड, तो डैड के साथ हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम इट का यूज कर देंगे। हम बोलेंगे डैड कीप्स, ठीक है, इट्स ऑन कैलेंडर, और जो रॉन्ग हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। तो क्यों यहाँ पर डैड की प्लेस में यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, हिज लगा रहे हैं। क्यों हिज आ रहा है यहाँ पे, इसी तरह यहाँ भी हिज क्यों आ रहा है, इसी को हम क्या करते हैं, सर्च आउट करते हैं कि डैथ तो नॉन लिविंग की तरह ट्रीट हो रहा है, लेकिन इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम इसके साथ हिज का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिएगा इसका, और दूसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल द मून सेड हर लाइट। हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, हर लाइट, हर लाइट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। यहाँ पर जो है मून अपनी किरणें बिखेर रहा है, कहां पर, नदी के किनारे पर। तो अपनी तो हम क्या बोलेंगे, मून को हम कैसा ट्रीट करेंगे, नॉन लिविंग हम ट्रीट कर रहे हैं। और उसके साथ हम जो पॉजेसिव केस यूज कर रहे हैं वो है इट। वो क्या है आपका, इट्स। तो द मून सेड इट्स लाइट ऑन द बैंक। जरूर आपके मन में यही बात आ रही होगी कि इसके साथ तो इट्स का यूज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर क्यों हो रहा है हर का यूज, यहां पर क्यों हो रहा है हिज का यूज। इन क्वेश्चंस का जवाब हमें रूल्स के माध्यम से मिलेगा। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। आपने देखा होगा जो हमारे पोएट होते हैं, जो हमारे कवि होते हैं, वो बहुत सारी निजी वस्तुओं का, नॉन लिविंग थिंग का क्या कर देते हैं, मानवीकरण कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो आ रहा है वो है आपका मानवीकरण। क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, मानवीकरण। सो मानवीकरण का जो अर्थ होता है वो होता है, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। क्या होता है इसका मतलब, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को, पर्सोनिफिकेशन का अर्थ होता है जब किसी नॉन लिविंग थिंग को, ठीक है, लिविंग थिंग की तरह ट्रीट किया जाए, या फिर किसी एनिमल को इंसान की तरह ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो हम उसका क्या कर दे रहे हैं, वहां पे मानवीकरण कर दे रहे हैं, उसको मानव का रूप दे रहे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं
जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे प्रकृति की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे हम यहाँ पे प्रकृति की बात करते हैं। सो प्रकृति को क्या बोलते हैं, प्रकृति माँ है, उसको एक फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा हुआ है, यहाँ पे भी हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे यहाँ पे भी लिया हुआ है स्प्रिंग नेचर, तो नेचर को हमने क्या माना है, फीमेल माना है। उसी तरह से अर्थ को भी मां मानते हैं, इसे भी हम फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। ट्री को भी हम एक फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं। सो ये पर्सोनिफिकेशन होता कैसे, ये पर्सोनिफिकेशन होता है एग्जिस्टिंग क्वालिटीज के कारण, कि एक मेल के जनरल क्या क्वालिटीज होते हैं, फीमेल की जनरल क्या क्वालिटीज होती है, उसके अकॉर्डिंग हम पर्सोनिफिकेशन कर ठीक है इसे मेल या फीमेल बनाते हैं। इंग्लिश में इस तरह से किया जाता है। तो यही चीज कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज करती है। तो चलिएगा हम फर्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट रूल में हमने देखा यहाँ पर द नाउन दैट एक्सप्रेस स्ट्रेंथ, किसको बताए, वो स्ट्रेंथ को बताए, मतलब ताकत को बता रही है, ठीक है, या फिर वो फर्मनेस दृढ़ता को बता रही है, या फिर वो ऊर्जा को बता रही है। तो ऊर्जा, दृढ़ता, ताकत, ठीक है, शक्ति, ये किसका प्रतीक होता है, ये कहीं ना कहीं प्रतीक होता है मैस्कुलाइन का, कहीं ना कहीं प्रतीक होता है, ठीक है, एक पुरुषत्व का। यहाँ पर आपने देखा होगा, दिखाई पड़ रहा है, ये एक जनरल गुण है, ठीक है। यहाँ पे हम किसी के ऊपर कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक जनरल बात कर रहे हैं, नेचुरल जो चीज दी जाती है उनकी हम बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन केस की नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे नाउन जिनके भीतर ये दृढ़ता दिखाई दे रही है, स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, पावर दिखाई दे रही है, एनर्जी दिखाई दे रही है, उसको अगर वो नॉन लिविंग है तो जो पोएटिक एक स्टाइल में एक जो पोयम लिख रहा है, कवि है, उसने कल्पना करी और उसे क्या नाम दिया, उसे उन्होंने बनाया मैस्कुलाइन, और उसको मैस्कुलाइन की तरह ट्रीट किया। इसी कारण से अगर हम बात करते हैं कि वॉर को देखो तो वॉर कहीं ना कहीं रिजिडिटी को दिखाता है, कठोरता को दिखाता है, इसलिए वॉर को किस कैटेगरी में रखा गया है, वॉर को रखा गया है यहां पर आपकी मैस्कुलाइन में। उसी तरीके से सन, जो सन होता है, उसी तरह से हम सन की बात करेंगे तो सन भी क्या है, सन भी तेज का, एनर्जी का प्रतीक है, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें मून जो है वो सौम्यता का, ठीक है, वो सौम्यता का है, कोमलता का प्रतीक है, इसलिए उसको हमने फीमेल कैटेगरी में यहाँ पे रखा हुआ है। इसी तरह से टाइम, उसी तरह से डेथ, क्योंकि डेथ जो होती है वो कैसी चीज है, डेथ एक कहीं ना कहीं हम सभी के लिए एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि एवरीबॉडी मस्ट डाई सूनर और लेटर, सभी को एक दिन मर जाना है, लेकिन फिर भी डेथ जो है उससे सभी लोग डरते हैं। इस ट्रुथ को जानते हुए भी वो इस दुनिया से लगाव कर बैठते हैं। सो जो डेथ है आपकी वो कठोरता को दिखा रहा है, इसलिए जब भी आप देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो डेथ को भी हमने काय में लिया है, डेथ को भी अगेन हमने लिया है, किसके साथ कैसा ट्रीट कर रहे हैं इसको अपन, मैस्कुलाइन जेंडर की तरह। वैसे ही विंड है, विंटर है, समर है। अब देखिएगा जो ऋतु होती है उसमें स्प्रिंग को बहुत ही मतलब पॉजिटिव या बहुत ही ऐसा माना जाता है कि भैया ये कोमल है, ये अच्छा वातावरण होता है, लेकिन अगर समर या विंटर दोनों का कैसा है, एक्सट्रीम मतलब कि वेदर होता है, एक जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इससे दोनों को ट्रीट हम कैसे कर रहे हैं, मेल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा हम लव को हटा दें, है ना। इसी तरह से समुद्र की लहरें, समुद्र को वैसे भी हम अपनी जो इंडियन मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग भी सागर को वैसे भी मेल की तरह ट्रीट किया गया है। और यहाँ पर उसका ये मतलब नहीं है कि वो मेल फीमेल है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे कि जो उसमें प्रचंडता होती है, ठीक है, इसलिए तूफान कहाँ पे आते हैं, सो तूफान के वेग से सब कुछ निस्तो नाबूद हो जाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं, मेल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं। सो पहला है डेथ कीप्स हिज ऑन कैलेंडर, डेथ का अपना खुद का कैलेंडर होता है, डेथ को पता होता है किसकी जान कब लेनी है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपने डेथ के साथ हिज का इसलिए यूज किया क्योंकि डेथ को आपने क्या माना है, मैस्कुलाइन माना है। उसी तरह से कोई एग्जांपल है डेथ ऑलवेज, ठीक है, डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, डेथ जो होती है वो अपना शिकार जानती है, उसको पता होता है कि किसकी जान कब लेनी है। तो यहाँ पर हिज विक्टिम क्यों लिया गया है, उसका विक्टिम, इट्स विक्टिम नहीं कहेंगे। और एग्जाम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनको ये रूल नहीं पता है वो यही गलती करेंगे और यहाँ पे वो क्या लगा देंगे, इट्स लगा देंगे। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं,
इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोशिश करें कि जेंडर को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जेंडर तो हमें पता है भाई, ठीक है, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल है ना, एक तरफ काऊ है तो एक तरफ बुल कर देंगे, एक तरफ बॉय है तो गर्ल कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, अधिकतर क्वेश्चन पॉजिटिव केस की तरफ आते हैं। आगे चल के अभी आपको और भी सरप्राइजिंग एलिमेंट इसमें दिखाई पड़ेगा। तो अगला हम देखते हैं, सो नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारा, द सन शॉट हिज ब्राइट रेस, ठीक है। तो सन भी अगेन जो कर रहा है, क्या फेंक रहा है, ब्राइट रेस, उसकी चमकीली किरणें, उसमें गर्माहट है, उसमें प्रचंडता है, तो इसलिए सन को भी हमने किसकी तरह ट्रीट किया है, इसको भी हमने मेल की तरह ट्रीट किया है। तो ये फर्स्ट रूल आपको समझ में आया। सो ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है, जो कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ है, वो कहीं ना कहीं कवियों के कारण हुआ है। क्योंकि कवि कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। और सही बात है, कवि की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो कल्पना ही है, उसका इमेजिनेशन है, तो हम उनको ब्लेम ही नहीं कर सकते। तो उन्होंने जब जिन जिन चीजों को उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग पर्सोनिफिकेशन किया, उनका मानवीकरण किया, तब ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाली चीज समझ में आएगी। इसी से रिलेटेड है हमारा सेकंड रूल, वो भी इसी तरह का, जो यहाँ पे हम मेल एलिमेंट को तलाश रहे थे, जो हम यहाँ पे मैस्कुलाइन क्वालिटीज को तलाश रहे थे, अब यहाँ पे वो फेमिनाइन क्वालिटी को देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ फेमिनाइन क्वालिटीज। सो फेमिनाइन क्वालिटीज में हम बोलते हैं कि ऐसी नाउन जो एक्सप्रेस करती है सुंदरता को, किसको, ब्यूटी को। सो ब्यूटी समवेयर, ठीक है, इट्स अ वेरी पावरफुल यू नो क्वालिटी ऑफ अ वुमन, ठीक है। उसी तरह से ग्रेसफुलनेस, ठीक है, ग्रेसफुलनेस, आपको सौम्यता वहां दिखाई देगी, ग्रेसफुलनेस दिखाई देगी। उसी तरह से जेंटलनेस, मतलब एक बहुत ही शालीनता जो हम बोलते हैं, जेंटलनेस वहां दिखाएगी। डेलिकेसी, डेलिकेसी का मतलब नाजुकता। अब नाजुकता का यही मतलब नहीं है कि हर महिला नाजुक होगी, लेकिन जनरली उनके अंदर एक नजाकत होती है, इसलिए वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आर कंसिडर्ड एज अ फेमिनाइन जेंडर, सो आर कंसिडर्ड एज अ क्वालिटी, ऐसा होना चाहिए कि आर कंसिडर्ड एज अ क्वालिटी ऑफ फेमिनाइन जेंडर, दैट इज व्हाई, ठीक है, वी कीप दिस थिंग, ठीक है, अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में रखने का रीजन ये है, आपको समझ में आया कि क्वालिटी सौम्यता है, ठीक है, उसके बाद हम बात करें सुंदरता है, नाजुकता है, और नाजुक, इस सब चीजों को हमने फीमेल की तरह बताया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे अगर यहाँ पे वॉर है तो यहाँ पे पीस होगा, ठीक है। यहाँ जो अर्थ है, दी अर्थ, तो दी अर्थ तो आपको पता है, वैसे भी हम हमारी धरती को माँ ही मानते हैं। मून को इसलिए फीमेल मानेंगे, हम चंदा मामा जरूर कहते हैं, ठीक है, लेकिन चंदा मामा, लेकिन चंदा का एक और नाम है चांदनी, चांदनी। तो चांदनी को कहीं ना कहीं हम फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों करते हैं? चंदा मामा तो एक रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई वो अर्थ का हम भाई मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रमा है या जो मून है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिफर करती है सन से वो अलग है, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी क्वालिटी दिख रही है, इसकी आपके मून की, उसमें आपको दिखाएगा एक ब्यूटी दिखाई, कि कहीं ना कहीं चांद सा चेहरा। तो सुंदरता का जब भी कंपैरिजन होता है तो कहीं ना कहीं चांद से उसका कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। सो इसलिए सुंदरता, उसमें ग्रेसफुलनेस है, जेंटलनेस है, ठीक है। उसकी जो रे है वो इतनी ज्यादा प्रचंड या इतनी ज्यादा हीट पैदा करने वाली नहीं है, इसलिए हमने उसको फीमेल कैटेगरी में रखा है। इसलिए एग्जांपल भी बना है, द मून सेड, मून ने अपनी मून सेड हर लाइट, यहाँ पे हर लाइट लेने का मतलब यही था कि उसके प्रकाश को कहां डाल दी, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, या ऑन द बैंक, मतलब बैंक यानी होता है किनारा। सो आप देखते हो कि नदी के किनारे के पास जो आप उसके पानी में, ठीक है, नदी के जो पानी में आराम से किसके, सन को देख सकते हैं, उसकी सैड को देख सकते हैं, उसके लाइट को देख सकते हैं, ये यहाँ बताया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं पोएटिक स्टाइल से बताया गया है, पोयम के दृष्टिकोण से बताया गया है, इसलिए मून को उन्होंने क्या लिया है, फीमेल की तरह ट्रीट किया। और यहाँ हर, अब इस तरह से कुछ चीजें आएंगी तो याद रखेंगे, वहां पे आप हर का यूज करेंगे, इट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगला हमने दिया यहाँ पे अर्थ है, मून है, स्प्रिंग की हम बात करते हैं, असल बसंत ऋतु, ठीक है। तो बसंत ऋतु में सारी क्वालिटी होती है। मर्सी यानी दया, नेचर यानी प्रकृति, रिवर, नदियों को तो वैसे भी हम फीमेल ही मानते हैं। उसके बाद वर्षु यानी होता है गुण, ठीक है। होप यानी होता है आशा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, चाहे हम बात कर रहे हैं ट्रेन की, याद रखिएगा, अगर बात कर रहे हैं ट्रेन की बात कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं, ट्रेन हो या कार हो या फिर आपका शिप हो सकता है, ठीक है, इन सबको भी फीमेल मानना है।
यहाँ पे लिखा है आपका नेशन है, कंट्री है, सिटी है, चर्च है, ये सब फीमेल की तरह ट्रीट किए जाते हैं। सो सेकंड है लव वर्च्यू, सी, ठीक है, लव वर्च्यू, और यहाँ पे हमने देखा लव के लिए हमने किसका यूज किया है, सी का यूज किया है, इसलिए आप लव को इस कैटेगरी में यहाँ पे रख सकते हैं। सो लव भी एक प्रकार से फीमेल की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। सो लव वर्च्यू, ठीक है। सो आप ये मान लें कि जहां पर, ठीक है, प्रेम है, ठीक है, वहां पर आपको इस तरह की क्वालिटी दिखाई देगी, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सो लव, मैं तो लव को इस कैटेगरी में रखा हूं, अगर चाहे तो बहुत सारे लोग उसको दोनों कैटेगरी में भी रख सकते हैं। सो यहाँ पे जो लिखा है लव वर्च्यू, सी इज अलोन फ्री, तो ये मिल्टन ने अपने पोएटिक स्टाइल में कहा था, ठीक है। और इन्होंने इस लाइन को दिया, बहुत ही फेमस लाइन है, आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा एक बहुत ही बड़ी विकृति बनी हुई है। अगला है शी इज अ ग्रेट शिप, यहाँ पे जो शी बोला गया है वो एलिजाबेथ नाम का एक शिप है, उसका नाम है एलिजाबेथ, उसको शी की, उस पे एक बहुत ही महान शिप है। तो इस तरह सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शी जो यूज हुआ है, एलिजाबेथ इस नाम का एक शिप है, इसलिए हमने क्या काम किया है, इसे शी की उपाधि दी है। यहाँ पे शी बोला है हमको, किसको, आपकी फेमिनिन जेंडर को। तो आप देख रहे हो शी इज अ ग्रेट शिप, ओके। तो शिप हो, कार हो, ठीक है, आप इसका पर्सोनिफिकेशन कर सकते हैं अगर आपने उसका कोई नाम रख दिया है। अब इसके बाद देखते हैं रूल नंबर 3, कुछ ऐसे जेंडर हैं जो कि कॉमन है, कुछ ऐसे जेंडर जो कि कॉमन है, जैसे कि अगर हम बात करें चेयरमैन, हमने पहले सुना कि चेयरमैन, अब पहले क्या होता था कि केवल जो है बड़े पद पे कोई व्यक्ति बैठता था, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते थे, चेयरमैन बोलते थे, ठीक है। लेकिन बाद में उस पद के ऊपर, उस पद पर वुमेन भी क्या है, उनकी भी पोजीशन वहां पे आने लगी, वो भी उस पद पे काबिज होने लगी, तो इस केस में हमने बोला चेयरवुमेन, ठीक है। सो क्यों ना हम चेयरमैन और चेयरवुमेन के लिए कोई कॉमन वर्ड यूज कर लेते हैं, तो आजकल जो वर्ड यूज हो रहा है वो चेयरपर्सन यूज हो रहा है। सो जैसे इंदिरा न्यूरी इज अ चेयरपर्सन ऑफ पेप्सिको, तो हमने वहां पे पर्सन वर्ड यूज किया क्योंकि वो चेयरमैन को और चेयरवुमेन को क्या कर रहा है, कॉमनली यूज हो रहा है। तो ये एक प्रकार से जेंडर न्यूट्रल हो गया, मतलब इसमें जेंडर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। इसी तरीके से हम बात करते हैं स्पोक्स पर्सन, किसकी बात कर रहे हैं अपन, स्पोक पर्सन की बात कर रहे हैं। तो जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उसे वक्ता कहते हैं, जो किसी के बिहाफ में बोलते हैं। जनरली हमने देखा होगा बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बिहाफ में कोई व्यक्ति आके बोलता है, तो उसे हम बोलते हैं स्पोक्स पर्सन। अब अगर कोई मेल है तो हम उसको बोलते हैं स्पोक्समैन, और अगर कोई महिला है तो हम उसको बोलते हैं स्पोक्सवुमेन। लेकिन इन दोनों के लिए कॉमन वर्ड क्यों ना अपन ये यूज कर लें, स्पोक्स पर्सन। सो इससे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल नंबर 4 की तरफ, जहां पर एक कॉमन मिस्टेक हमसे होती है। जल्दी हम किसी स्कूल में जाते हैं तो हम बोल रहे हैं कि एक लेडी टीचर पढ़ा रही है, या इनका जो ट्रीटमेंट करवाना है वो एक लेडी डॉक्टर से करवाना है। मैं आपको बता दूं कि जो लेडी वर्ड है वो एक पदवी है, एक उपाधि है, जहां सम्मान, हम बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। तो यहां पर हमने लेडी मतलब भद्र महिला और भद्र पुरुष के लिए वर्ड यूज किया है। लेकिन अगर हमको जेंडर डिसाइड करना है कि ये जो डॉक्टर है ये मेल है या फीमेल है, उस केस में आपको यूज करना है मैन और वुमेन, ना कि लेडी। इसलिए हमने बोला है कि हम वुमेन डॉक्टर बोले, ना कि लेडी डॉक्टर बोले। तो याद रखेंगे वुमेन का यूज करेंगे, लेडी का यूज नहीं करेंगे। सेकंड में लिखा है वुमेन टीचर का यूज करेंगे, लेडी टीचर का यूज नहीं करेंगे। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ठीक है, कि हमें यहां पर यूज करना है वुमेन टीचर। अगर हम बोलेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे कि ठीक है वुमेन टीचर कब बोलना है, जब हमको स्पेसिफाई करना है। अगर नहीं करना है तो टीचर एक कॉमन वर्ड है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेडी का यूज ना करें। अगला रूल है रूल नंबर 5। ये रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां हम देखेंगे अगर कोई वर्ड की शुरुआत बड़ी से हो रही है, मतलब एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किसी बड़ी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बड़ी की, समबडी, एवरीबॉडी, नोबडी, ठीक है, एवरीबॉडी। तो जितने भी बड़ी होते हैं, पहली बात तो सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। जी हाँ, अब सिंगुलर होंगे तो देयर का यूज हम कर नहीं सकते।
अब प्रॉब्लम आती है हिज या हर में से किसका यूज करें। तो यहां पर ये जेंडर बायस हमको दिखता है कि हम यहां हिज का यूज करते हैं। आप बोलोगे भाई हर का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों हिज का ही बस यूज कर रहे हैं, यहां जेंडर बायस है। इसलिए स्पोकन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोल सकते हो एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड या एवरीबॉडी शुड, ठीक है, माइंड हिज एंड हर बिजनेस। यहां पे हम एक साथ दोनों आबली लगा के बोल सकते हैं ताकि जेंडर बायस को खत्म किया जाए। लेकिन नॉर्मली अगर बोलेंगे कि एक चीज को पुट करना है तो आप यहां पे किसको पुट करेंगे, हिज को। कब, जब यहां पे मैंने जो लिखा ना बडी, इसके पहले आप लिख सकते हो समबडी या नोबडी या एवरीबॉडी, ठीक है। तो इस तरह से, और वन लिखा है तो वन में लिख सकते हैं एवरीवन, समवन, नोवन। सो यहां पर भी लिख सकते हैं समवन, यहां लिख सकते हैं नोवन। तो याद रखिएगा इनसे बने हुए जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ अगर हमको कोई जेंडर यूज करना होगा तो वो होगा हिज, वो होगा हिज, वो होगा हिज। याद रखेंगे, ये भी आता एग्जाम में। यहां पर हम बात कर रहे हैं एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग। इस तरह से जब हम इनकी बात करते हैं एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, तो आपको यहां पर ये याद रखना है कि यहां पर आपको हमेशा किसका यूज करना, इट का यूज करना या इट्स का यूज करना, क्योंकि इसे हम नॉन लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं और ये किसी वस्तु के लिए यूज होता है। जैसे कि हमने यहां पे लिखा है कि इट शुड बी यूज्ड फॉर डैश डैश, तो यहां पे एवरीथिंग हो सकता है, यहां पर समथिंग हो सकता है, ठीक है। सो ये जो वर्ड है इट शुड बी यूज्ड फॉर एवरीथिंग, समथिंग, सो एवरीबॉडी शुड बी, ठीक है। यहां पे लिखा है एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड ऑन इट्स प्लेस, तो यहां पे आपने लिखा कि एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड ऑन इट्स प्लेस, मतलब हर चीज को उसकी जगह पर व्यवस्थित कर दी जाए। सो एवरीथिंग का जो संबंध हमने कैसे दिखाया है, किससे दिखाया है, इट्स से दिखाया है। सो एवरीथिंग, देयर नहीं बोला, हिज नहीं बोला, हर नहीं बोला, हमने बोला एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड, सभी को रखना है, कहां पे रखना चाहिए, उसके प्लेस पे, ऑन इट्स प्लेस, जहां से निकाली गई, यहां से हटाई गई वहां पे, ठीक है। इसके बाद है रूल नंबर 7, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है मैं बताता हूं आपको। इट शुड बी यूज्ड, ठीक है, इट जो है उसका यूज करना है स्मॉल एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए, स्मॉल एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए। इसलिए कई बार स्नैक के साथ हम इसका यूज कर देते हैं, स्नैक के साथ या एंट के साथ या छोटे से जो जीव हैं उनके साथ उन्हें हमें नॉन लिविंग की तरह ट्रीट करना है नहीं है, लेकिन करते हुए उसके साथ इट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो लिविंग थिंग है, ठीक है, लेकिन उसके साथ न्यूटर जेंडर का यूज करेंगे। तो यहां पे लिखा है दिस स्नैक इज पॉइजनस, ये स्नेक कैसा है, पॉइजनस है, और कीप अवे फ्रॉम इट्स रीच, और आपको क्या करना है, इसकी पहुंच से दूर रहना है। किसकी पहुंच से, इसकी। तो यहां पे आप देख रहे हो जो इट्स लिखा है वो किसके लिए लिखा गया है, वो स्नैक के लिए लिखा गया है। किसके लिए लिखा है, स्नैक। एक और एग्जांपल लिया है द इसमें लिखा है द पेन कैन नॉट बी यूज्ड इफ इट्स निब इज ब्रोकन। तो एक यहाँ पे लिखा है जो पेन है उसका यूज नहीं किया जा सकता, जो पेन है उसका यूज नहीं किया, क्यों, क्योंकि उसकी निब क्या हो चुकी है, टूट चुकी। तो जो इट का यूज हुआ है वो निश्चित तौर पे किसके लिए हुआ, पेन के लिए यूज हुआ। तो आपको बात समझ में आई कि नॉन लिविंग थिंग के लिए इट का यूज करेंगे, और छोटे एनिमल, कीट पतंग जो हैं उनके, जैसे अगर मान लो डॉग है, तो डॉग के लिए इट का यूज भी होता है और ही का भी यूज होता है। मैं आपको बताता हूं क्यों। जब हम डॉग को पालते हैं, या डॉग है या बिच है या कोई भी पालतू जानवर है, तो हम उसे एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं और उसको पर्सोनिफिकेशन करते हुए ही और शी का नाम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली आपने देखा होगा एनिमल्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, इट का। तो याद रखें, कंफ्यूजन दूर होती है। बड़े एनिमल्स हैं जहां पे उनके जेंडर को स्पेसिफाई किया जा सकता है, वहां पर आप किसका यूज करेंगे, वहां पे आप यूज करेंगे हिज और हर का। लेकिन छोटे जीव हैं जहां पे उसका जेंडर का आइडेंटिफाई करना इतना मतलब इतना आसान नहीं है, तो वहां पर हम इट का यूज करेंगे। फिश है तो फिश के लिए लोग बोलेंगे हिज का, हर का यूज करने, हर का नहीं, इट का यूज होगा, क्योंकि वहां जेंडर क्वालिफाई करना, जेंडर आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, पहली चीज। दूसरा है कि वो हर एक वैरायटी में है, मॉस्किटो हो गया, ठीक है, कोई कॉकरोच हो गया, तो इनके लिए आप इसका यूज करें इट का। सो आई होप कि आपको ये सारे रूल समझ में आए होंगे। पहले वाले रूल में हमने बात करी कि मैस्कुलाइन जेंडर कैसे बनता है, जिसमें मैस्कुलाइन काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटीज होती है, जैसे एनर्जी, फर्मनेस, ठीक है, स्ट्रेंथ, जहां आपने वॉर, सन, सबसे ज्यादा एग्जांपल में पूछा था सन है, डेथ है, इनके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। सेकंड में हमने देखा कि ऐसी नाउन जिनके अंदर ब्यूटी है, ग्रेसफुलनेस है, जेंटलनेस है, डेलिकेसी है, तो उनके साथ हमने क्या यूज किया है, फेमिनाइन जेंडर का यूज किया है।
फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कॉमन यूज किए जा रहे हैं ताकि मेल और फीमेल के प्रॉब्लम्स को, उसके बायस को खत्म करें। उसमें चेयर पर्सन और स्पोक्स पर्सन थे। फिर हमने देखा कि किस तरह से आप लेडी डॉक्टर का यूज नहीं करेंगे, वुमेन डॉक्टर का बोलेंगे, लेडी टीचर की जगह वुमेन टीचर का यूज करेंगे। फिर हमने देखा कि समथिंग, नथिंग, ठीक है, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, जितने भी थिंग है वस्तु के लिए यूज होते हैं तो यूज करेंगे इट का। और अगर समबडी, बडी का यूज कर रहे हैं या वन का, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, इसके साथ हम यूज करेंगे हिज का। और अगर स्पोकन में जाना है तो आप बोल सकते हैं कि एवरीबडी शुड ब्रिंग, ठीक है, हिज एंड हर पेन एंड नोटबुक। तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं। अदरवाइज लिखते समय आप हिज से जो सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक उसमें नहीं। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हिज और हर दोनों को प्लेस किया जा रहा है क्योंकि जेंडर बायस खत्म किया जाए। सो मुझे ये लगता है कि आपको जरूर इन वीडियो से, ठीक है, इन वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने मिला होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, हमसे क्वेश्चंस पूछें, हमको सजेशन भी दें। अगर आपको ये मिस्टेक लगती है तो उसे भी आइडेंटिफाई करें। योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। आई अप्रिशिएट योर कमेंट्स, ठीक है। हम आपके कमेंट्स हमारे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। और अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज हमारी एफर्ट को सराहने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और लोगों के साथ भी उसको क्या करें, शेयर करें। तो इस तरह से नाउन के बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिए, आप जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना। दिस इज रोहित कुमार सूर्यवंशी साइनिंग ऑफ बाय मेकिंग दिस प्रॉमिस दैट I'll be soon. Till then, you take care, keep learning, keep signing, and keep smiling. Goodbye.